मैं और सुखराज सफर करते हुए बिलाकर राजधानी पहुंच गए। जिस वक्त हम राजधानी में दाखिल हुए रात हो चुकी थी, लेकिन छोटी बस्तियों की निस्बत यहाँ काफी रौनक थी। बाजारों में चहल पहल थी, लोग चल फिर रहे थे, मकानात और इमारतें काफी खूबसूरत थीं और राजधानी का यह सारा इलाका सरसब्ज था। राजा का महल शहर के बिल्कुल वस्त में था। सुखराज बिलाकर महल के सामने पहुंच गया और फिर उसने महल के सबसे बड़े फाटक के सामने घोड़े रोक दिए। पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुखराज ने घोड़े से नीचे उतरकर उनसे बात की। मैं भी उसके साथ था। मैं राजा किशन सिंह से मिलना चाहता हूं, उसने कहा। कौन है महाराज आप? सुखराज है मेरा नाम। अब महाराज किशन सिंह को मेरा संदेश दे दें और बता दें मैं गौरी बस्ती से आया हूं। सुखराज जी, वो सामने सरकारी मेहमान खाना है, अब वहां चले जाएं, रात को वहां रुकें। सुबह को आपका यह संदेश महाराज किशन सिंह तक पहुंचा दिया जाएगा। इस समय तो महाराज से मिलने का कोई इम्कान नहीं होता। सुखराज ने गहरी सांस ली और फिर पहरेदार की तरफ देखकर बोला, क्या राजकुमार पीतव सिंह महल वापस पहुंच गए? हाँ, पीतव सिंह जी सैरोसियात से वापस आ गए हैं, पहरेदार ने बताया। वो कहाँ ठहरे हुए हैं? अपने छोटे महल में, पहरेदार ने जवाब दिया। और सुखराज कुछ सोचने लगा, फिर बोला, क्या मैं राजकुमार पीतव सिंह से मिल सकता हूँ? इस समय किसी से मिलना बहुत मुश्किल है महाराज, हमें इजाजत नहीं है, पहरेदार ने नरमी से कहा। और सुखराज गर्दन झुकाए वापस चला आया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो पूरन, रात को तो मेहमान खाने में ठहरना ही होगा। सरकारी मेहमान खाने में ठहरने में कोई दिक्कत पेश न आई। जब सुखराज ने बताया कि महाराज किशन सिंह से मिलने आया है, तो वहां के मुंतजिमों ने हमें हाथों हाथ लिया और एक कमरे में पहुंचा दिया। हमारे लिए भोजन वगैरह का बंदोबस्त किया गया और सुखराज ने इस वक्त कुछ न खाया। मुझे तो भूख की ख्वाहिश ही नहीं थी, चुनाचे हमने वो खाना वापस कर दिया और आराम करने लेट गए। सुखराज बेचारा रात भर जागता रहा और सोचता रहा, मैं उस शख्स के लिए क्या कर सकता था। मैंने सोचा, करने को तो बहुत कुछ मेरे हाथ में था, लेकिन वही बात आड़े आ जाती थी कि देखो तो सही कि सितारों ने जो पेश गोई की है, इसका नतीजा क्या निकलता है। चुनाचे मैंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी थी। दूसरी सुबह सुखराज तैयार होकर फिर बाहर निकल आया। इस वक्त राजा किशन सिंह का दरबार लगा हुआ था। चुनाचे हमें उस दरबार में दाखिल होने की इजाजत बआसानी मिल गई। राजा किशन सिंह तख्त पर बैठा हुआ था और उसके सामने बेशुमार अफराद पेश थे। मैंने गहरी निगाहों से उस पुररोब राजा को देखा जो अपनी रियाया के मामलात निपटा रहा था। एक दरबार की सारी खूबियां मौजूद थीं। राजा के चेहरे में पीतव सिंह नजर आ रहा था। न जाने वो किस फितरत का मालिक हो। तब काफी देर के बाद सुखराज की बारी आई और वो उठकर राजा के सामने पहुंच गया। उसे दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया था। राजा किशन सिंह खामोश निगाहों से सुखराज को देख रहा था। फरियाद लाए हैं महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात है, भरे दरबार में मन की बिपता नहीं कह सकते। क्या हमें अकेले में बात करने का मौका मिलेगा? दरबार बर्खास्त हो जाए, उसके बाद तुम हमसे मिल सकते हो, राजा ने जवाब दिया और अपने साथियों को हदायत कर दी। तब सुखराज हाथ जोड़कर वापस अपनी जगह आ गया। यह वक्त हमने दरबार ही में गुजारा था। सूरज चढ़े दरबार बर्खास्त हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर के बाद बस हम दोनों रह गए थे। राजा अंदर चला गया था। बहरहाल मैंने अंदाजा लगाया था कि राजा ज्यादा बुरा इंसान नहीं है। फिर हमें अंदर तलब कर लिया गया और राजा नर्म अंदाज में हमें बैठने का इशारा किया। उसके दूसरे आदमी बाहर निकल चुके थे। क्या कहना चाहते हो कहो, वो नर्म लहजा में बोला। हमारा नाम सुखराज है महाराज, गौरी बस्ती से आए हैं, सुखराज ने कहा। राजा इस दौरान मेरा जायजा लेता रहा था। कहो सुखराज, हमारे पास क्यों आए हो? राजकुमार पीतव सिंह हमारी बेटी को जबरदस्ती उठा लाए हैं महाराज, हम उसकी फरियाद लाए हैं। ओह, राजा किशन सिंह के अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली पैदा होगी। फिर उसने कहा, तुमने अपनी बेटी को उसके सामने क्यों भेजा था? सुखराज, तुम जानती हो जवानी मुंह जोर घोड़े की मानिद होती है और फिर राजकुमारों के तो यही खेल होते हैं। अगर वो न डर और बेबाक न हो तो मुस्तकबिल में रियाया की रक्षा नहीं कर सकते। इब्तदा ही में उनके मन मार दिए जाएं तो वो मुर्दा दिल हो जाते हैं। रियाया की इज्जत भी तो राजा का मान होती है महाराज, हम किस पर मान करेंगे महाराज? मैं वक्त का खराब ब्राह्मण हूं और आपने मुझे एक वचन दिया था महाराज, आज आप अपने वचन का पालन करें। हमने वचन दिया था? राजा ने भवें सुकोड़ कर पूछा। हमने पीतव सिंह की जन्म कुंडली बनाई थी महाराज। तब आपने कहा था कि जीवन में कोई कठिनाई आए तो आप हमारी सहायता करेंगे। ओह, तुम वो सुखराज हो, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ महाराज, आपके वही दास हैं हम। मगर सुखराज, क्या तुमने अपनी बेटी की जन्म कुंडली नहीं बनाई थी? क्या तुमने उसको इस वक्त के लिए तैयार नहीं किया था? और कहीं इसमें यह बात नहीं थी? राजा ने पूछा, फिर बोला। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो? आपसे इंसाफ मांगने आए हैं महाराज। मैं कोशिश करता हूं, अगर पीतव सिंह उसे छोड़ने पर तैयार हो गया तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे।
लेकिन तुम परेशान ना हो, हम अपने वचन का पालन भी जरूर करेंगे और तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। तुम इंतजार करो, हम अभी पीतव सिंह को बुलाते हैं। राजा ने खादमों को बुलाने के लिए 1 घंटा बजाया और थोड़ी देर के बाद पीतव सिंह अंदर दाखिल हो गया। लेकिन वो मुझे देखते ही परेशान हो गया था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर उसने सुखराज को देखा और फिर राजा की तरफ देखने लगा। ये गौरी बस्ती का सुखराज है पीतव सिंह, इसने तुम्हारी जन्म कुंडली बनाई थी और उस समय हमने इसे वचन दिया था कि अगर इस पर कोई कठिना पड़ी तो हम इसकी मदद करेंगे। अब ये हमारे पास फरियाद लेकर आया कि तुम इसकी बेटी को उठा कर ले आए हो। क्या ये सच है? सच है महाराज, पीतव सिंह ने कहा। क्या नाम है उस लड़की का? रूपकली। क्या वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई है? नहीं, पीतम सिंह ने जवाब दिया। अगर हमारे वचन के पालन के लिए तुम उसे उसके पिता के हवाले कर दो तो हम बड़े खुश होंगे, राजा ने कहा। और पीतम सिंह के चेहरे पर अजीब से ताउसरात फैल गए। फिर उसने गर्दन झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत सुंदर है और इसमें मेरा अपमान है। मैं अब बहुत कुछ समझ गया हूं। इससे पूछो कि ये इस जादूगर को साथ क्यों लाया है। इसके साथ जो है वो बहुत बड़ा जादूगर है महाराज, जिस पर अग्नि भी असर नहीं करती। मैं जानता हूं ये जादूगर रूपकली को अपने जाल में फांसना चाहता है। महाराज, ये मेरे जीवन का सवाल भी है। अब सोच लें, मैं किसी कीमत पर इसे इन दोनों के हवाले करने को तैयार नहीं हूं। ये जादूगर है, राजा ने मुझे देखते हुए पूछा और फिर बोला। तुम्हारे इससे क्या संबंध है सुखराज? वही जो एक मंच से होता है महाराज। मगर हमें यह बात नापसंद है कि तुम इसे साथ लाए। हमारे राज में भी बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं और हर जादू का तोड़ है हमारे पास। और फिर तुम सुन चुके हो पीतम सिंह की बात, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे क्योंकि हमने तुमसे वचन हारा है। अब आराम करो, कल हम तुमसे बातचीत करेंगे। राजा ने कहा। इसका मिजाज किसी हद तक बरहम हो गया था और दूसरी तरफ मेरा जहन भी खराब हो गया था। तब हम दोनों वहां से उठाए। सुखराज बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। मुझे अफसोस है सुखराज, मेरी वजह से तुम्हारे काम में रुकावट हुई। नहीं महाराज, मगर वो तुम्हें जादूगर क्यों कह रहा था? मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। लेकिन इस बारे में मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था और मेरी अपनी फितरत बेदार होती जा रही थी। भला इस बेवकूफ राजा की मजाल थी कि वो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता। तब प्रोफेसर मेरी अपनी शख्सियत उभर आई और बस दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। मैं सितारों की कहानी का दूसरा बाब शुरू होने वाला था, लेकिन इस दिलचस्प कहानी का इंकिशाफ मैं किसी दूसरे पर नहीं कर सकता था क्योंकि इसके लिए खामोश रहना जरूरी था। हालांकि गमज़दा सुखराज को देखकर कई बार मेरे दिल में ख्याल आया था किसे सूरत हाल से आगाह कर दूं, लेकिन सुखराज से दोस्ती एक मुख्तसर वक्त के लिए थी, जबकि सितारों के राज सदियों से मेरे सीने में पोशीदा रहे थे और वो हमेशा से मेरे काबिल एतमाद साथी रहे थे। और काबिल एतबार साथियों को धोखा देना मुनासिब बात नहीं थी। सारी रात सुखराज बेचैनी से करवटें बदलता रहा। उसे यकीन नहीं था कि किशन सिंह उसके साथ इंसाफ कर सकेगा। वो अपने इकलौते बेटे के हाथों जिस तरह मजबूर था उसका अंदाजा उसे हो चुका था, जिसका इजहार करते हुए उसने कहा, यूं लगता है पूरन जी कि किशन सिंह अपने बेटे के खिलाफ फैसला नहीं करेगा, लेकिन उसने हमें जो वचन दिया है, राजाओं पर से अब मेरा भरोसा उठ चुका है। क्या कहा जा सकता है, मामला अगर उसके बेटे का ना होता तब वो अपना वचन जरूर पूरा कर देता, लेकिन इन हालात में अगर ऐसा हुआ तो सुखराज तो तुम क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर इंसान हूं, मैं क्या कर सकूंगा सिवाय इसके कि नदी में डूब मरूं। सुखराज ने रोते हुए कहा और मैं हमदर्दी से उसका शाना थपथपाने लगा। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं कह भी क्या सकता था, और वो जो कादिर हो हालात बदलने पर तो मगरूर हो जाता है अपनी जात पर, लेकिन बात ये नहीं थी, बल्कि जो सितारे तहरीर कर चुके थे इसमें रखना अंदाज़ी मकसूद नहीं थी। लेकिन मैंने ये बात सोची कि इसलिए मुनासिब नहीं है मुस्तकबिल बीनी के तहरीक मुअत्तल कर देती है और फिर खामोश रहने के सिवा चारा नहीं होता। खामोशी की इस रात में बूढ़े बाप का कर्ब शामिल था और दूसरे दिन उसकी तकदीर का फैसला होना बाकी था। लेकिन इस शब की सुबह को एक शख्स हमारे पास आया और उसने मुझे राजकुमार का पैगाम दिया। महाराज आपसे मिलना चाहते हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि आपको साथ लेकर आऊं। मैंने सुखराज की तरफ देखा और सुखराज ने कहा, चले जाओ पूरन, इसे समझाना कि गरीब की इज्जत ले लेना राजकुमार की शान नहीं है और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर उसका कोई मद्दे मुकाबले होता तो उसे जेर करना जरूर शान की बात थी। मैंने सुखराज से कुछ नहीं कहा और उस खादम के साथ चल पड़ा। राजकुमार मेरा इंतजार कर रहा था और उसकी आंखों में नफरत के चिराग रोशन थे। ऐसा कभी नहीं हुआ जादूगर के हमने जिसे पसंद किया हो उसे कोई छीन कर हमारी खलवत से ले जाए। पीतव सिंह इरादे का धनी है, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात पूछने के लिए बुलाया है। पूछो राजकुमार, मैंने हलीमी से कहा। क्या तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? क्या रूपकली तुम्हारी प्रेमिका है? नहीं, वो एक मासूम लड़की है जो मुमकिन है मोहब्बत के नाम से आशना हो, लेकिन मेरे और उसके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते?
मेरी बात छोड़ दो राजकुमार, मैं तो अदवार के लातादाद इंसानों से प्यार करता आया हूँ। इनमें सभी थे, लेकिन जिसे मैंने अपनी औरत बनाना चाहा उसे कोई दूसरा नहीं हासिल कर सका। और बेहतर है कि तुम इस तौर गुफ्तगू ना करो। क्या तुमने इससे यह बात नहीं पूछी? पूछूंगा, अभी तुम्हारे सामने पूछूंगा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो फिर बूढ़े सुखराज के साथ यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर। और तुम्हें समझाने मोहब्बत के रिश्ते यूं तवार नहीं किए जाते। चालाक संत ने बड़ी कामयाबी से मेरा पीछा किया है और बात मेरे पिता तक पहुंचा दी है, लेकिन मैं पीतब सिंह हूं। मैंने जो सोचा वो हुआ, जो चाहा हासिल किया, और इस हसीन कली को भी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम कुछ भूल रहे हो पीतब सिंह? मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या भूल रहा हूं? अभी तुमने कहा था कि तुम उससे भी उस बारे में पूछोगे कि वो मुझे प्रेम करती है या नहीं। हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैंने अपना ख्याल बदल दिया है और उसकी वजह भी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। राजकुमार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है, तुमने मुझे बुलाया था पीतब सिंह, मैं आ गया। जो कुछ तुम बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूं, राजकुमार ने कहा। वो क्या? अगर तुम चाहो तो मेरे दोस्त बनकर मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी छुपी हुई कुव्वतों से मुतासिर हूं और तुम्हें एक बेहतर मकाम दूंगा। मैं इस पेशकश पर जरूर गौर करूंगा, मैंने जवाब दिया, लेकिन खलूस दिल के साथ यूं ना हो कि तुम मेरे साथ कोई चालबाजी करो और दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। अगर यह एहसास तेरे दिल में है पीतब सिंह, तो फिर तूने पेशकश क्यों की? बेहतर है कि ऐसा खतरा मोल न ले। यही तो मेरी कमजोरी है कि खतरात को अपने गिर्द देखना चाहता हूं, ताकि राजा बनने के बाद मुझे खतरात से निमटने का अंदाजा हो जाए। तो अभी खुद से भी बेखबर है पीतब सिंह। तो अलग अलग बातें एक साथ कह रहा है। पहले तू अपने दिल में खुद फैसला कर ले कि तू क्या कह रहा है। जो कुछ मैं कह रहा हूं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैंने जो पेशकश की है इस पर गौर करना फायदे में रहोगे, पीतब सिंह ने कहा और मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी। बेचारा सुखराज मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में उम्मीदों बेम की कैफियत थी। उस शख्स को देखकर हमेशा मेरा दिल पिघलने लगता था। बाजुकात मैं चाहता था कि उसे आने वाले वक्त के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन इस बार मैं सितारों से बदअहदी नहीं करना चाहता था। दोस्तों में बदअहदी मुनासिब नहीं होती। चुनाचे उसकी उम्मीद भरी निगाहों के जवाब में मैंने गर्दन हिला दी। नहीं सुखराज, कुछ नहीं। वो शैतान का बेटा है और शैतान ही रहेगा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि इस बार भी उसने वही बात की है कि वो रूपकली को किसी तौर नहीं छोड़ेगा। भगवान ने जो तकदीर में लिख दिया है वो जरूर पूरा होगा। सुखराज ठंडी सांस लेकर बोला। वक्त काफी गुजर गया था, दरबार लग चुका था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों भी किशन सिंह के दरबार में पहुंच गए। राजा किशन सिंह अपने दरबार में काम कर रहा था। ताम उसने हमें बैठने के लिए एक मुनासिब जगह पेश की। उसके अंदाज में नरमी और दोस्ती थी, लेकिन मैं जानता था ये दोस्ती हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। जब सारा काम निमट गया तो राजा किशन सिंह ने अपने बेटे पीतब सिंह को तलब किया। दरबार में इस वक्त चंद खास आदमी मौजूद थे, उसके अलावा हम दोनों थे। पीतब सिंह कामयाबी की मुस्कुराहट होंठों पर लिए राजा के सामने पहुंच गया। उसके चेहरे से एक अजीब सा इजहार होता था। सुखराज भिखारियों के से अंदाज में उसे देख रहा था। तब राजा किशन सिंह ने सुखराज को और मुझे अपने नजदीक आने का इशारा किया और हम दोनों उसके पास पहुंच गए। सुखराज, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि अगर तुम कभी मेरे पास आए और मुझसे कुछ मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन सुखराज, तुम एक बेटी के बाप हो और औलाद की ख्वाहिश बाज़-ओ-कात पूरी करना ही होती है। सो मैंने पीतब सिंह को मजबूर किया कि वो तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझे और हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर तुम भी खुश हो जाओगे। वो क्या महाराज? सुखराज ने हाथ जोड़कर कहा। गौर करो सुखराज, तुम्हारी बेटी अगर इस राजधानी की रानी बन जाए तो क्या तुम्हारी तकदीर नहीं बदल जाएगी? राजा ने सवाल किया और सुखराज का मुंह हैरत से खुल गया। मैं नहीं समझा महाराज, उसने परेशान लहजे में कहा। नहीं समझे तो हम तुम्हें समझाते हैं पीतब सिंह। हमारे बाद इस राजधानी का राजा होगा और कोई भी बड़े खानदान की कन्या यहाँ की रानी हो। अगर तुम्हें यह मर्तबा मिल जाए तो क्या तुम अपनी तकदीर पर नाज न करोगे? मैं अब भी नहीं समझा महाराज। बड़े बेवकूफ हो सुखराज, लेकिन अब हमारा तुमसे एक ऐसा रिश्ता होने वाला है कि हम तुम्हें बेवकूफ भी नहीं कह सकते। सुनो सुखराज, पीतब सिंह तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता है। हमने फैसला किया है कि अपने वचन का पालन इस तरह करें कि हमारी बेटी राजमहल में न रहे जो राजाओं की बानियां होती हैं, बल्कि वो रानियों की तरह इस राजमहल में आए। क्या तुम्हें हमारे बेटे का रिश्ता नामंजूर है? सुखराज की हालत खराब हो गई थी। काफी देर तक वो मुंह फाड़े खड़ा रहा और मैंने महसूस किया कि उसके दिल में लोभ आ गया है। क्या यह मुमकिन है महाराज? सुखराज फिरते मुसर्रत से थर थर कांपने लगा।
और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या क्या सुखराज को इतना बड़ा मर्तबा मिल सकता है? हाँ सुखराज, राजा को अपनी मात का बड़ा भ्रम होता है। हमें अपने वचन का पास भी था और अपने बेटे की आरजुओं का एहसास भी, और हमने इसका एक बाइज्जत तरीका यही सोचा कि पीतव सिंह से उसकी प्रेमी का भी ना छीने और तुम्हारी इज्जत भी रह जाए। सुखराज, हम ये कड़वी गोली बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। हमारे मन में अपने बेटे के लिए बहुत सी आशाएं थी। हमने सोचा था कि हम अपनी ही टक्कर के किसी राजा की बेटी से इसका विवाह करेंगे ताकि दो राजधानियां मिलकर एक हो जाएं। लेकिन अगर भगवान की यही इच्छा है तो हमें इसमें दखल देने का क्या हक है? सो सुखराज, तुम भी खुश हो जाओ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत बड़ा मर्तबा मिल गया है। तुम इस राजधानी की रानी के पिता हो। हम आज ही से तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज से ठीक 3 दिन के बाद रूपकली का विवाह पीतव सिंह से हो जाएगा। और सुखराज हाथ जोड़कर महाराजा किशन सिंह के कदमों में गिर पड़ा। इसकी खुशियों की इंतहा नहीं रही थी। ये बात वाकई उसके लिए काबिले फख्र थी कि उसकी बेटी राजधानी की रानी बन जाए। उसने यही ख्वाब तो रूपकली के लिए देखे थे और इन ख्वाबों की ताबीर उसे इस तरह मिल जाएगी उसके वहमों गुमान में भी नहीं था। जय भगवान, जय महाराज, उसने लरसी हुई आवाज में कहा। रूपकली की तकदीर से वो काला धब्बा दूर हो चुका है और सुखराज खुशियों में डूबा हुआ वहां से निकल आया। पीतव सिंह के होंठों पर फतेहमंदाना मुस्कुराहट थी और मैं उस मुस्कुराहट को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। यानी ये सब कुछ उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो सितारों ने मुझे बताई थी, और बिलाशुबा सितारे जो रास्ता मुंतखिब कर देते हैं वो कभी गलत नहीं होता। मुझे और सुखराज को महल से दूर एक छोटी सी हवेली दे दी गई जहां हमें शादी की तैयारियां करना थी। लेकिन यह अनोखी शादी थी। दुल्हन ससुराल में थी, घर में मौजूद न थी और यहाँ तैयारियां हो रही थी। तब उसी शाम पीतव सिंह ने मुझे दोबारा बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी नाते से सही तुम अब मेरे रिश्तेदार बन गए। उसने मेरा मजाक उड़ाने के से अंदाज में कहा और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस खुशखबरी को तुम अपनी जुबान से रूपकली को सुनाओ। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बात तो अब अच्छे अंदाज में तय हो गई है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी उससे दिलचस्पी बस इसी हद तक थी। तब पीतव सिंह ने अपने एक खादिम की तरफ देखा और वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद 2 बानियां रूपकली को लेकर आ गईं। कली का रूप मुरझाया हुआ था, होंठ खुश्क और आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। पूरन उसके मुंह से निकला, कहाँ है पिताजी? राजमहल में बड़ी इज्जत के साथ ठहरे हुए हैं। हमारे तुम्हारे दरमियान एक संबंध होने वाला है रूपकली, पीतव सिंह ने कहा। और रूपकली ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। भगवान की सौगंध, मेरे तेरे दरमियान कोई संबंध कभी नहीं होगा, वो नफरत भरे लहजे में बोली। अरे रे, बेचारे भगवान को ऐसे कामों में मत घसीटा करो जो उसके बस के ना हो। क्यों उस बेचारे की सौगंध खाती हो? मैंने तो तुम्हें बस एक बात पूछने के लिए बुलाया था। क्या? रूपकली गजबनाक अंदाज में उसे देखकर बोली। क्या पूरन भगत तुम्हारे प्रेमी है रूपकली? और रूपकली का चेहरा सफेद पड़ गया। देर तक वो गर्दन झुकाए रही, फिर उन्होंने लरसती आवाज में कहा, हाँ मैं इनसे प्रेम करती हूँ, मैं इनके चरणों में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो मेरा ख्याल गलत नहीं था। क्यों पूरन जी? ये कहानी मैंने आपसे भी पूछी थी ना, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे भी नहीं सकते थे। प्रेम तो भगवान की देन है। मैंने सारा जीवन कभी किसी के सामने मन नहीं हारा, क्योंकि ये मेरा कौल था। प्रेम मैंने किया था, मैं अपने प्रेम में किसी को शरीक क्यों करती? महाराज पूरन को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ओह ये बात है, तब तो ठीक है, बात तो तुम तक ही रही ना। लेकिन अफसोस रूपकली, तुम्हारी प्रेम भावनाएं अधूरी रह गई। तुम्हें पूरन महाराज से कुछ न मिल सका, और अब तुम ये भावना अपने मन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम एक महान रानी बनने वाली हो। मैं तुमसे विवाह कर रहा हूं। तुम जैसे राक्षस नारी को खिलौना तो बना सकते हैं, इन्हें अपना जीवन साथी नहीं। इसलिए मुझे ऐसे धोखे ना दो। पूछ लो अपने प्रेमी से, मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ रूपकली, पीतव सिंह एक बुरा इंसान है, लेकिन इसने आज तक जो बुराइयां की हैं इनका प्रायश्चित करना चाहता है। महाराज किशन सिंह और तुम्हारे पिता सुखराज के दरमियान यह बात तय हो गई है कि तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुम रानी बनकर रहोगी। पीतव सिंह और मेरा पति, भगवान की सौगंध, मेरा मन पति की हैसियत से इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये अगर मेरे बदन के करीब आएगा तो यूं लगेगा जैसे सांप बिच्छू मेरे शरीर से आ लिपटे हैं। पिताजी ने ऐसा फैसला क्यों किया? मुझसे क्यों ना पूछा? मैंने पीतव सिंह की तरफ देखा, उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। सुना तुमने पूरन सिंह, तुमने सुना एक मर्द का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। लेकिन मैं इससे विवाह जरूर करूंगा। मैं इसे सारा जीवन दुख में चलाऊंगा। ये सब जज्बाती बातें हैं पीतव सिंह। जब इसे यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारी पत्नी है तो इसके दिल में खुद ब खुद तुम्हारी मोहब्बत जाग उठेगी।
मुझे इसका प्रेम नहीं चाहिए। मैं इसे वो मजा सिखाऊंगा जो ये जीवन भर याद रखे। लेकिन अफसोस पिताजी मेरे आड़े आ गए हैं। फिर भी मैं देखूंगा कि ये कितनी मान वाली है। मैं इसे वो सजा दूंगा कि ये जीवन भर याद रखे। मैं इसे। पीतम सिंह के मुंह से झाग निकल रहे थे। तुम देख रहे हो पूरन, तुम बर्दाश्त कर रहे हो। पिताजी इसे मेरा पति बना रहे हैं जो मेरे लिए मन में ये इरादा रखता है। नहीं पूरन, मना कर दो सबको। मैं इससे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। रूपकली ने हज़ियानी अंदाज में कहा, तेरा पिता खुशी से पागल हो गया है। यह सुनकर रूपकली इस कंगाल साधु के तसव्वुर में भी नहीं होगा कि कभी उसे इतना बड़ा मान मिल सकता है। तू खुद उससे बात कर ले, वो अपने मुंह से कहेगा कि इससे बड़ी खुशी इसे नहीं मिल सकती। अफसोस कोई मेरा मान नहीं रखता, कोई मेरे मन का मीत नहीं है। ठीक है पीतम सिंह, अगर संसार मेरे खिलाफ हो गया तो ठीक है। मैं नारी हूं, बेबस हूं, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन गौर से मेरी बात सुन ले पीतम सिंह, मेरे संतान होगी और जब भगवान मुझे बेटा देगा तो मैं उसे इस तरह परवान चढ़ाऊंगी कि जवान होकर वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। पीतम सिंह, अब मेरा बदला मेरा बेटा लेगा। मैं इस समय तक खामोश रहूंगी। बस इस समय के बाद मेरी जुबान बंद हो चुकी है। रूपकली खामोश होगी, लेकिन पीतम सिंह के होठों पर बड़ी मक्काराना मुस्कुराहट फैल रही थी। रूपकली, अगर तू मेरी पूरी बात सुन लेती तो तेरा ये मान भी टूट जाता। लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, आने वाला समय तुझे सब कुछ बता देगा, सब कुछ। तो प्रोफेसर, एक लड़की ने सब्र कर लिया